दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हमारे साथ हैं। एक वीडियो आया, उसको लेकर के विवाद हुआ, विवाद के बाद इस्तीफा हुआ और आज हम उसी वजह से बात कर रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम साहब से। सब लोग जानना चाहते हैं, आपने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन क्या वजह रही, इस्तीफा क्यों दिया राजेंद्र पाल गौतम ने? ये सब के मन में, सबके जहन में सवाल है। बेसिकली इसके दो कारण हैं। बचपन से जाति की वजह से मैं स्वयं उत्पीड़न झेला है हमने। क्लास में अच्छे नंबर ले आए तो उत्पीड़न, और कॉलेज में गए तो कोई भी जाति का शब्द लेके कुछ भी बोल देना। वहाँ से जो मैं जिस माहौल में पला बढ़ा, और उसमें जब मंत्री बनने के बाद भी लगातार जिस तरह की घटनाएं रोज हो रही हैं। अब जब आदमी कोई समाज को रिप्रेजेंट करता है, राजनीति में होता है, एमएलए हैं, मंत्री हैं, और उनको अगर लोग जानते हैं तो फिर कहीं भी देश में घटना होती है तो वो उनको फिर ट्विटर पे, फेसबुक पे लिखते हैं कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे जुल्म हो रहा है, हमारे पे कुछ कीजिए कार्रवाई। तो एक दिन नहीं, एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन जाति की वजह से उत्पीड़न की घटनाएं हमारे संज्ञान में ना आती हों। और उस दिन मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ जिस दिन मैंने पढ़ा कि देश के उस वक्त के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी वो जगन्नाथपुरी के मंदिर गए, और सिर्फ दलित होने की वजह से राष्ट्रपति होते हुए उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया। तो मैंने सोचा यार, मेरी बड़ी बहन की शादी में 19 अप्रैल 1979 को इतना बड़ा हमला हुआ बारात पर, घोड़ी पर बारात निकालने पर, और वो भी दिल्ली के अंदर। और आज इतने साल बाद आज़ादी के देश के राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया, तो बदला क्या? उसके बाद फिर रोज कोई ना कोई घटना। और फिर जब जितेंद्र मेघवाल जो कोविड हेल्थ वर्कर था, बहुत सुंदर दिखता था, मूंछ रखता था और मूंछ बनाते हुए फोटो वीडियो उस पर डालता था सोशल मीडिया पे, तो एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। और जब पुलिस ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो उसने बताया कि चूंकि ये दलित है, सुंदर दिखता है, मूंछ रखता है, सोशल मीडिया पे अपनी फोटो डालता है, ये मुझे बात अच्छी नहीं लगी, मैंने इसलिए इसकी हत्या की। और ये घटना मार्च 2022 की है। मार्च के ही महीने में 2022 में ही एक और घटना, ये पाली जिले की घटना है, दूसरी घटना भी राजस्थान की है, जहां एक दलित महिला की उसके पति और बच्चों के सामने सामूहिक बलात्कार। मतलब हम किस दुनिया में जी रहे हैं। और वही राजस्थान के अंदर अभी पिछले दिनों आपने देखा, इंद्र मेघवाल जो बच्चा पढ़ता था स्कूल के अंदर, उसको प्यास लगी, उसने घड़ा छू लिया तो इस पे उसकी हत्या हो गई। अभी 2-3 साल पहले आपने देखा होगा हाथरस के अंदर, जिस तरह हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या हुई। और ना केवल हत्या हुई, हत्या करने वाले जिनके ऊपर अपराध, जिनको नामित किया गया है एक अपराधी के तौर पर, उनके समर्थन में उनकी जाति के लोगों ने महापंचायत की। लेकिन ये सब तो आम लोग थे ना, आप तो मंत्री थे, आपको इस्तीफा क्यों देना पड़ा? मैं मंत्री हूं तो क्या मैं इंसान नहीं हूं? मेरे लोगों के साथ जुल्म जाती होगी तो मेरे को दर्द नहीं होगा क्या? अभी मैंने पढ़ा प्रतापगढ़ के अंदर 10 दिन के अंदर की घटना है, मंदिर में घुसकर मूर्ति छू लेने पर हत्या हो गई एक दलित की। पिछले दिनों एक और घटना आई, मंदिर में घुसने पर हत्या हो गई। अभी कर्नाटक की घटना है कि एक बच्चे ने भगवान की मूर्ति को छू लिया तो मंदिर की मैनेजमेंट ने उस बच्चे के परिवार के ऊपर 60,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। एक मैंने घटना पढ़ी थी, मुझे याद है अभी भी, नासिक के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, एक सब इंस्पेक्टर पुलिस का बारिश से बचने के लिए मंदिर की सीढ़ियों पे खड़ा हो गया तो पत्थर मार मार के उसकी हत्या हो गई। तो इन घटनाओं की वजह से आपने तो ये घटनाएं आहत लगातार कर रही थी। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, उनके बताए मार्ग पर चलता हूँ, बचपन से चलता हूँ, कोई नई बात नहीं है। और मैं बचपन, जब मुझे समझ आई, कम से कम अब से 25 साल पहले, तो मैं बुद्ध के विचारधारा से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि उसको मैंने अपने आचरण में उतारा। लेकिन 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर मिशन जय भीम, जिसका मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ, और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद बनाई, हम लोगों ने पिछले वर्षों की भांति, जैसे 1956 में बाबा साहब ने दीक्षा ली, तब से वो समारोह भारत के कोने कोने में हजारों स्थान पे होता है।
और उसमें करोड़ों लोग जो बाबा साहेब में आस्था रखते हैं वो लोग इकट्ठे होते हैं, और वहाँ वो तिसरण और पंचशील, जो बुद्ध का तिसरण पंचशील है, उसको ग्रहण करते हैं और 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं। तो उसी कड़ी में 5 अक्टूबर को मैंने ऑफिशियली बुद्ध के धर्म की दीक्षा ली। और जब कोई व्यक्ति हिंदू से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है या किसी अन्य धर्म की दीक्षा लेता है तो उनके अपने संस्कार होते हैं। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस जातिगत प्रताड़ना से दुखी होकर पहले तो हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की, जो वर्ण और जाति के आधार पर पक्षपात और छुआछूत है, ऊंच नीचे, उसको दूर करने का प्रयास किया। लेकिन जब वो सफल नहीं हुए तो येवला के अंदर आज ही के दिन, वो ऐतिहासिक दिन आज है, आज ही के दिन महाराष्ट्र के येवला में उन्होंने ये संकल्प किया था कि जिस सामाजिक व्यवस्था में मैं पैदा हुआ ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं उस सामाजिक व्यवस्था में, मतलब उन्होंने धर्म नाम लिया था हिंदू धर्म, मैं उसमें मरूंगा नहीं। और उसके बाद वो पहले लगातार प्रयास करते हैं कि सुधार हो जाए, नहीं हुआ। फिर उन्होंने सारे धर्मों का अध्ययन किया। हैदराबाद के निजाम ने तो उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति ऑफर की कि तुम इस्लाम ग्रहण करो। ईसाइयों उन्होंने बहुत बड़ा लालच दिया, लेकिन उन्होंने सबको इनकार कर दिया। सब धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्हें लगा कि भारत का अपना धर्म बुद्ध का धर्म है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, मैत्री, करुणा। और जो भारत से गया, सम्राट अशोक के टाइम पर म्यांमार से लेकर ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। जो आज 7 अलग अलग देश बन गए हैं, वो पूरा एक भारत था, और उस भारत के आज 7 टुकड़े हो चुके हैं। लेकिन आज पूरे म्यांमार से लेकर ईरान तक कहीं भी खुदाई करते तो बुद्ध ही क्यों निकलते हैं। अगर भारत में 2200 के करीब गुफाएं हैं तो 2000 से ज्यादा गुफाएं ऐसी हैं जिसमें केवल बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। इससे ये तो साबित होता है कि बुद्ध का धर्म इतना महान धर्म है, और उसकी जो विद्याएं, शिक्षाएं हैं, वो इतनी मानव के लिए कल्याणकारी हैं कि जहां भी गई लोगों ने बड़े खुशी से स्वीकार किया। बुद्ध का धर्म कभी भी औजार हथियार के दम पर डरा कर नहीं फैलाया गया। बुद्ध का धर्म कभी लालच से भी नहीं फैलाया। बुद्ध का धर्म लोगों ने स्वयं अपनाया है, और जिन देशों ने अपनाया वो तरक्की कर गए। तो बाबा साहब ने जब 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म की दीक्षा ली तो ये 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने खुद धारण की और अपने लाखों अनुयायियों को दी, धारण करवाई। तभी से हर साल अशोक विजयदशमी का सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि अशोक विजयदशमी के दिन ही सम्राट अशोक ने जब कलिंग विजय हासिल की, और कलिंग पर विजय हासिल करने के बाद एक बौद्ध भिक्षु ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गए। उन्होंने कहा हाँ, मैंने कलिंग को जीत लिया है। उन्होंने कहा लेकिन चारों तरफ तो केवल लाशें लाशें, खून ही खून है, जीता किसको है। तब उस वक्त वो बोध हुआ सम्राट अशोक को कि ये तो चारों तरफ खून ही खून है, मैंने जीता वास्तव में किसको है। और उनसे भंते जी ने पूछा कि क्या आप इनमें से एक को भी जिंदा कर सकते हो। ये सुनते ही अशोक एकदम से आत्मग्लानि में आ गए और उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और सारे अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। और यहाँ तक कि अपनी बेटी सुमात्रा, संघमित्रा और बेटे महेंद्र को उन्होंने विदेशों में बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। अच्छा, लेकिन बात यह आती, ये सब चीजें तो हैं कि आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, तो इसमें गलत क्या था? गलत कुछ नहीं था। तो फिर आपको इस्तीफा क्यों देना? वही मैं बता रहा हूं, जब हम एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाते हैं तो ये 22 प्रतिज्ञाएं हम दोहराते हैं, वही मैंने दोहराई। आप 22 इन टोटल पढ़ेंगे तो शायद हर आदमी कहेगा ये बहुत अच्छी हैं, चाहे हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो एक बार 22 प्रतिज्ञाओं को अगर पढ़ेगा वो स्वयं कहेगा कि ये बहुत अच्छी है और सबके लिए कल्याणकारी है। मेरे 2 कारण मैंने बताए रिजाइन करने के। पहला कारण, जो रोज रोज की घटनाएं होती है उससे मन आहत है। आप अगर मेरी दिल्ली विधानसभा की स्पीचेस देखेंगे, वहाँ इन मुद्दों को मैंने उठाया तो वहाँ भी आपने मेरे चेहरे पे वो रोज देखा होगा। तो एक कारण वो था। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने मुझे न केवल 2 बार टिकट देकर MLA बनने का मौका दिया, मुझे मंत्री भी बनाया। और मंत्री के तौर पर मुझे बहुत ऐसी ऐतिहासिक स्कीम जो शायद भारत में आज तक नहीं बनी, अब उसके बाद तो बनी है, जब से मैंने बनाई कुछ तो बनी है, बाकी एक स्कीम पहले ही बनाई, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जिसमें किसी भी जाति और धर्म के बच्चे हों जिनके परिवार की इनकम 8 लाख तक है, उनको सिविल सर्विसेज की कोचिंग, इंजीनियरिंग की कोचिंग, मेडिकल की कोचिंग, जुडिशरी की कोचिंग, क्लैट की कोचिंग, बैंकिंग, रेलवे, तमाम तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग दिल्ली सरकार सरकारी खर्चे पर दे रही है और हर बच्चे को 2,500 रुपये स्टाइपेंड दे रही है। तो ये जो योजना बनी जिसमें 15,000 बच्चों को हम लोग कोचिंग दे रहे हैं, मुझे ये मौका अरविंद केजरीवाल ने दिया, जो ये ऐतिहासिक स्कीम पूरे भारत में दिल्ली से निकल कर आई। और दूसरी स्कीम जो मेरा दिल दुखता था
आज भी दुखता है, क्योंकि अभी पिछले सप्ताह की घटना है फरीदाबाद के अंदर या गुड़गांव की बात है। 4 लोग दिल्ली से बुलाकर मजदूरों को सीवर में उतारा और वो चारों मर गए। हर साल फरीदाबाद सौ लोग सीवर के अंदर जान गंवाते हैं। एक तरफ सरकार मंगलयान भेजती है, चंद्रयान भेजती है, खुशी मनाती है, और दूसरी तरफ सीवर साफ करने के लिए मशीन ईजाद नहीं कर सकती क्या? सीवर में इंसान के मल में इंसान उतर के अपनी जान गंवा रहा है, और वो भी महीने में 5-6 हज़ार रुपये के लिए। किसी सरकार को दिखता नहीं क्या? मेरा दिल दुखता है। मैंने उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी से बात की और उन्होंने मुझे कहा, यार बहुत अच्छा सोच रहे हो गौतम, बनाओ यार कुछ। मैंने तुरंत डिक्की के साथियों से बात की, हमारे कुछ मित्र थे, और वो योजना बनवाई जिसमें 200 लोगों को टेंडर निकाला, 200 लोगों को सीवर सफाई करने की मशीन, और उसमें भी उन लोगों को जो सफाई के काम से जुड़े थे, उसमें भी 9 वो परिवार जिनके घर में सीवर में डेथ हुई। और सरकार के द्वारा उनको पूरा लोन दिलवाकर आज एक गाड़ी पर 3 लोग काम करते हैं, और लगभग 189 गाड़ियां दिल्ली में काम कर रही हैं। एक गाड़ी पर 3 लोगों की तनख्वाह देकर, गाड़ी का बैंक का लोन देकर, सारे खर्चे निकालने के बाद जो परिवार जान गंवाने को तैयार रहता था 5-6 हज़ार रुपये के लिए, आज उसके घर सम्मान पूर्वक 35 से 40 हज़ार रुपये आ रहा है, सारे खर्चे निकालने के बाद। तो ये जो 2 ऐतिहासिक स्कीम और एक विदेश में पढ़ने की जो स्कीम, ये बनाने का मुझे अरविंद जी ने मौका दिया, तो मुझे सिर्फ ये लगा कि जिस तरह इस मुद्दे को बीजेपी एक मुद्दा बना रही है, जबकि इसी तरह की 22 प्रतिज्ञाएं नागपुर की दीक्षा भूमि में ली गई हैं, जहाँ पे नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री के तौर पर और केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय के स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री के तौर पर वहाँ रामदास अठावले जी शामिल हुए हैं, वहाँ भी 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई है। तो वहाँ क्यों ये मुद्दा नहीं बना, दिल्ली का मुद्दा क्यों बना? तो मैं समझ गया कि ये गुजरात का जो चुनाव आम आदमी पार्टी जीत रही है और उससे बौखलाकर बीजेपी ये गंदी राजनीति कर रही है। तो मेरा दिल दुखाया कि मैं कम से कम ऐसा कोई काम नहीं चाहता जिससे मेरी पार्टी पे किसी तरह की आँच आए। मैंने ये निर्णय स्वयं लिया कि ये शायद उपयुक्त मौका है, मुझे अब रिजाइन करके पूरे देश के अंदर जातिवाद और छुआछूत मुक्त भारत बने, इसके लिए अब पूरे देश में निकलना है। राजेंद्र जी, ये जो जवाब आपने दिया, अब इसी का दूसरा पक्ष ये है कि बीजेपी इसको देश भर में इस तरह से प्रचार कर रही है और गुजरात में खास करके कि ये माफीनामा है आपका, इस्तीफा नहीं माफीनामा है। देखिए बीजेपी क्या कहती है, बीजेपी तो काम ही बीजेपी का गंदी राजनीति करना है, उसका काम ही झूठ बोलना है। उनके मंत्री सांसद कुछ भी करें, उनके सांसदों के बयान देखिए ना, मेरी विधानसभा के रामलीला मैदान में जीटीबी एनक्लेव के अंदर उनके सांसद और उनके दूसरे नेता किस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं एक वकील हूं, मैंने टेररिस्ट की डेफिनेशन जब टाड़ा पढ़ा या यूएपीए पढ़ा, मैं वकील होने के नाते मैंने उस डेफिनेशन को पढ़ा है। उनका बयान टेररिस्ट की एक्टिविटी में आता है। अगर सांसद का बयान आप निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक वकील होने के नाते, अगर मेरा दावा गलत हो जाए मुझे जेल में डाल देना। उनका बयान आतंकवादी गतिविधि में आता है, क्योंकि वो टेरर क्रिएट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के अंदर डर पैदा कर रहे हैं, आतंकित कर रहे हैं। उनके लोग जिस तरह के भाषण देते हैं वो आतंकित करने वाले बयान है। आतंकित करने का मतलब ही टेररिज्म से जुड़ा है। आपकी पार्टी के कोई नेता अभी तक कंप्लेंट लेके क्यों नहीं गए? सत्ता में आप हैं। देखिए मैं ये पूछना चाहता हूं कि देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को सुमोटो एक्शन लेने का अधिकार क्यों नहीं ले रहे हैं? केंद्र की सरकार की पुलिस है या कानून पुलिस को पावर देता है? भारत का संविधान पुलिस को पावर देता है, भारत का संविधान सीबीआई को पावर देता है, भारत का संविधान ईडी, इनकम टैक्स, ये तमाम जांच एजेंसियों को पावर देता है, एनआईए को पावर देता है। एनआईए क्या कर रही है? जब भारत का संविधान उनको पावर दे रहा है तो वो बीजेपी के सारे पे काम क्यों कर रही है? वो संविधान से काम करे ना। उन्होंने तो अपने आप को गुलाम बना दिया बीजेपी का, उन्होंने पूरी संवैधानिक संस्थाओं को बेइज्जत किया है। मैं ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को मुझे तरस आता है उनके ऊपर। वो आईपीएस बने क्या, किस तरह के उन्होंने सपने देखे होंगे, किस तरह की ओथ ली होगी, सारी ओथ के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं एक दिन जरूर सुप्रीम कोर्ट में जल्दी ये केस डालूंगा। चलिए, आप सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे, लेकिन आपका फैसला भी जो सुप्रीम कोर्ट है वहां से आने वाला है, यानी राष्ट्रपति के हाथ से आने वाला है कि आपके इस्तीफे का क्या होगा। खैर, हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और आपसे सवालों का सिलसिला जारी रहे। दिल्ली के आउटगोइंग SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम हमारे साथ हैं। सर, सवाल यही है, इस्तीफा हो गया, बातचीत में एकलव्य का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो SC/ST पोर्टफोलियो संभालने वाले मंत्री, उनका इस्तीफा आपके ही समर्थक, आपके ही अम्बेडकराइट जो सपोर्टर्स हैं, वो मान रहे हैं कि बीजेपी से हमारी लड़ाई नहीं है, हमको अपनों ने ही नुकसान पहुंचाया है, वो बहुत आहत हैं इस्तीफे से। देखिए,
ये तो सच है कि पूरे देश के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर जिस तरह का समर्थन मुझे मिला है, दुनिया के बाहर देशों से मुझे बहुत फ़ोन आए और भारत के कोने कोने से जिस तरह फ़ोन आए, इससे ये तो स्पष्ट है कि चूंकि मैं अम्बेडकरवादी हूँ और बुद्ध विचारधारा को मानता हूँ, तो लोग प्यार करते हैं और उसी प्यार की वजह से उनकी ये भावनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन मैं उन सब को एक बात कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई विचारधारा की है, ये राजेंद्र गौतम की कुर्सी की लड़ाई नहीं है। कुर्सियाँ तो आती जाती रहेंगी। मुझे याद आता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वो वाकया 1951 में, वो भारत की संसद में हिंदू कोड बिल लेकर आए और कारण ये था कि भारत की महिलाओं को पति के मरने के बाद दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था। पति जालिम और क्रूर हो तो भी उनको तलाक का हक नहीं था। पति अगर पत्नी और बच्चों को छोड़ दे तो गुजारा भत्ता का हक नहीं था। पत्नी को पिता और पति की संपत्ति में हक नहीं था। अगर औरत को बच्चे नहीं होते तो बच्चे गोद लेने का हक नहीं था। तो वो सारे हक महिलाओं को दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक कानून मंत्री के तौर पर आए, लेकिन पूरी संसद उनके खिलाफ हो गई। तो उन्होंने फिर अपने पद से, कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र यह कहते हुए दिया कि अगर मैं अपनी हिंदू महिलाओं को उनके हक और अधिकार नहीं दिला सकता तो फिर मुझे कानूनी मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। तो मुझे ये इस्तीफा देने के बाद बिल्कुल उसी तरह के गौरव की अनुभूति हो रही है कि मैं, मेरे समाज के लोगों के ऊपर जुल्म, जाति और उत्पीड़न होता रहे और मैं केवल मंत्री बने बैठा रहूं। तो ये मैं इस काम के लिए कम से कम नहीं आया था। अब मैं उस लड़ाई को, जातिवाद खत्म करने की लड़ाई, भारत से जातिवाद पूरी तरह खत्म हो। इस्तीफा मांगा गया आपसे? इस्तीफा मांगा नहीं, गया? मेरे से कोई इस्तीफा नहीं मांगा गया। मेरे मन में सवाल थे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। एक तरफ मेरी पार्टी ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, उसको जिस तरह घसीटा जा रहा है, अरविंद जी को भी, मेरी पार्टी को भी, तो एक तो मैं इस बात से आहत था और दूसरा मेरे समाज के साथ जो रोज़ रोज़ जुलझाती हो रही है, मैं उस बात से आहत था। तो मैंने सोचा कि क्या मुझे केवल मंत्री बने रहना चाहिए या अपने समाज की इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। लेकिन मैं इस मौके पर आज आपके चैनल के माध्यम से मोहन भागवत जी का धन्यवाद करूंगा। कम से कम पहली बार आरएसएस ने ये स्टैंड तो लिया कि वर्ण व्यवस्था और जातिवाद खत्म होना चाहिए। लेकिन मैं भागवत जी से भी निवेदन करूंगा कि केवल शब्दों में मत बोलिए, इसको आचरण में उतारिए। जहां भी दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, किसी के या किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, जुल्म होता है, तो जुल्म के खिलाफ, खासतौर पर दलित, पिछड़े, आदिवासी पे होने वाले जुल्म के खिलाफ केवल दलित ही क्यों आवाज उठाता है, कि दलित ही क्यों रोड पे लड़ता है? आपके आरएसएस के कार्यकर्ता हमारे साथ मिलकर क्यों नहीं लड़ते? वो साथ मिलकर लड़ेंगे तो शायद जातिवाद खत्म होगा, वरना आप ऐसा लगेगा कि आपने सिर्फ एक मतलब ऊपरी तौर पर इस तरह का बयान दिया है। अच्छा, लेकिन गौतम साहब, एक जो सवाल है कि जब आपका वीडियो वायरल हो गया, बीजेपी ने उसको मुद्दा बना लिया, मैसेज आया कि अरविंद केजरीवाल राजेंद्र पाल गौतम से नाराज। क्या यह आपको उम्मीद? ये मैसेज मुझे नहीं आया, अब मीडिया चलाती है, कहां से उनके क्या सोर्स है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। मुझे खुद ये, मैं आहत जरूर हुआ। मतलब एक तरफ तो मैं पहले से आहत था कि रोज रोज घटना है, और ऊपर से धम्म दीक्षा जो पूरे देश में होती है, करोड़ों लोग शामिल होते हैं, हर साल होती है, बीजेपी के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं, तब भाजपा कभी मुद्दा नहीं बनाती। वहाँ पे इंटरनेशनल नेशनल मीडिया होता है, तब कभी मुद्दा नहीं बनाती। मैंने अगर बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, उस दिन 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण की, तो फिर मेरे इस पर मुद्दा क्यों? लेकिन आप तो दलित चेहरा हैं पार्टी के, कहीं ना कहीं जब तमाम मंत्रियों पर सवाल उठते हैं, उनका इस्तीफा मांगा जाता है, जैसे सिसोदिया साहब का मांगा गया, सत्येंद्र जैन का मांगा गया, तो मुख्यमंत्री आके उनको डिफेंड करते हैं। क्या आपकी बात हुई मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने से पहले, या आपको डिफेंड नहीं किया अभी तक? मैं अपने पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं और अपनी पार्टी की मन स्थिति को समझ सकता हूं। मैं उन्हें किसी भी संकट में नहीं डालना चाहता। मेरा ये निर्णय है कि मैं जिस समाज से हूं, मेरे समाज ने कभी गद्दारी नहीं की, कभी हराम का नहीं खाया। हमने मेहनत करके खाया है, वफादारी की है, और हम बाबा साहेब को अपमानित करते नहीं देख सकते। जो लोग इन चीज़ों को मुद्दा बना रहे हैं, वो बेसिकली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से नफरत करते हैं, वो दलित समाज से नफरत करते हैं। इसीलिए आए दिन हमारी हत्याएं होती हैं, बलात्कार होता है, और दुख तब होता है जब बलात्कारियों के और हत्या करने वाले लोगों के फेवर में उनकी जाति के लोग महापंचायतें करते हैं। किस दिशा में भारत जा रहा है? ऐसा भारत होगा ये तो कभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा था। पार्टी को संकट में ना डाला जाए इसलिए इस्तीफा हुआ, लेकिन संकट तो पैदा हो गया है, क्योंकि देश भर में जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है और जो आइडियोलॉग्स हैं वो ये मान के चल रहे हैं। आप कह रहे थे कि बीजेपी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी राजनीति खेलती है। मुझे लगता है मेरी पार्टी के लोग इतने सक्षम हैं कि वो इसको हैंडल कर लेंगे,
क्योंकि पार्टी ने कोई गलती नहीं की, अरविंद केजरीवाल ने कोई गलती नहीं की, मैंने भी कोई गलती नहीं की। और वो जिस तरह चीज़ों को मुद्दा बना रहे, मुद्दे तो बार बार बनते हैं, हमेशा बनेंगे। जो बयान उत्तराखंड के एमएलए साहब का आ रहा है, वो लाइव वीडियो आपने देखा होगा, जिस तरह वो देवी को पटाने की बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी इस पे चुप क्यों है? और वो पूरा देश का मीडिया क्यों चुप है? मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्यों नहीं दिखा रहे उसको, जिस तरह मेरी प्रतिज्ञाओं को दिखा रहे थे? तो जो बीजेपी के एमएलए और जिनकी सरकार है उत्तराखंड में, वो जो बात बोल रहे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। पटाने की बात कर रहे हैं देवी को, तो उस पर क्यों नहीं बोल रहे? सारा मीडिया चुप क्यों है? तो आपने इसको गलती काटिएगा मत, अगर आप काटेंगे तो नहीं, ठीक है, फिर बिल्कुल आपकी नहीं मर्जी। काटेंगे। आप ये बताइए कि आपने गलती नहीं की, आपने कहा पार्टी ने भी गलती नहीं की, अरविंद केजरीवाल साहब ने भी गलती नहीं की, फिर इस्तीफा क्यों? क्योंकि मैंने जब दो तक बात बताई ना, आप पर- मैंने दो बात बताई ना। जब तक आपके पास सीएम का कॉन्फिडेंस है, तब तक आपको कैबिनेट से तो कोई हटा नहीं सकता। तो आपने कहां लगा कि आपने मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया? नहीं नहीं, इसमें कॉन्फिडेंस लूज करने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें बात है, अगर किसी चीज से मेरा मन खुश है तो मैं उस काम को करूंगा, अगर किसी चीज से मेरा मन खुश नहीं है तो मैं उस काम को क्यों करूं? तथागत बुद्ध को जब उनका आभा मंडल बढ़ता जा रहा था, उनकी शिक्षाएं बढ़ती जा रही थी, उनके शिष्य बढ़ते जा रहे थे, तो कुछ ऐसे लोग थे जो धर्म को अपने कब्जे में रखते थे। उन्होंने उनको अपमानित करना शुरू किया, उन पे कीचड़ फेंकना, फप्ती कसना, गालियां देना, और अल्टीमेटली बुद्ध अपने चलते रहते थे शांत। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हें इतनी गाली दी, इतना कीचड़ फेंका, सब कुछ किया, कि तुमने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? तो उन्होंने कहा भाई, अगर कोई आपको कोई चीज़ दे और आपको पसंद ना हो तो आप उसे लेंगे या छोड़ देंगे? तो उन्होंने कहा मैं नहीं लूंगा, छोड़ दूंगा। तो वही मैंने किया, जो वो दे रहे हैं मैंने वो स्वीकार नहीं किया, छोड़ दिया। तो मैं जो काम करता हूँ अपने मन की संतुष्टि के लिए करता हूँ। अगर मेरा मन किसी चीज़ को लेके खुश नहीं है और मैं उसको ले रखूँगा तो फ़ायदा क्या होगा? तो मुझे लगा कि अब मुझे पूरे देश में ज़्यादा बड़ी लड़ाई, ये कुर्सी उर्सी बहुत छोटी चीज़ होती हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और बाबा साहब रिजर्वेशन ना देते तो क्या हमें टिकट मिलता? क्या हम एमपी, हम एमएलए बनते? क्या हमें कोई मंत्री बनाता? हमें तो कोई गांव का प्रधान ना बनाए अगर रिजर्वेशन ना हो तो। ये कड़वा सच है, माने कोई ना माने, सच्चाई तो यही है। तो बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया है, और उन बाबा साहब के जो एक था कारवां, कैसे आगे बढ़े, मुझे लगा मुझे उस कारवां को पहले से मैं बढ़ा तो रहा था, लेकिन उसमें और ज़्यादा गति देने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने सोचा कि अब सही समय मुझे रिजाइन करके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। लेकिन राजेंद्र जी, से जो मैसेज जा रहा है, पॉलिटिक्स में मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैसेज क्या जा रहा है? आप कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी सिंबलिज्म की राजनीति करती है, मोहन भागवत ने कास्टलेस सोसाइटी की बात की है, लेकिन अब आपके इस्तीफे से यह मैसेज भी जा रहा है कि आपकी पार्टी बाबा साहेब की तस्वीर तो इस्तेमाल करती है, लेकिन उनके दिए गए वचनों के साथ खड़ी नहीं हुई, क्योंकि आपके डिफेंस में कोई नहीं आया और आपका इस्तीफा आया। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी, मेरी पार्टी सही समय पर सही निर्णय जरूर लेगी, और अभी राजनीतिक फैसले लेने की ज़रूरत है। चुनाव एकदम गुजरात का सर पे है। राजनीतिक दृष्टि से जो पार्टी फैसला ले रही है बिल्कुल सही ले रही है, क्योंकि इस प्रोग्राम के बारे में पार्टी को और अरविंद जी को जानकारी भी नहीं थी, और उनको जिस तरह घसीटा गया, मैं जानता हूँ ये सब गुजरात चुनाव की वजह से बीजेपी कर रही है। ऐसे में पार्टी कैसे जीते, इसके प्रति मेरी भी तो जिम्मेदारी है। मेरी पार्टी है, क्योंकि मैं कोई ऐसे थोड़ी ना बन गया हूँ। मंत्री बनाया तो मैं, इसका मतलब पार्टी का एक कर्मठ सिपाही हूँ। लोग, मेरी फॉलोइंग भी इतनी बड़ी है, भारत के कोने कोने में और देश के कोने से बाहर दुनिया के अंदर जो लोग फॉलो करते हैं, मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, वो क्या कहेंगे कल को मुझे भी तो उनको अपना चेहरा दिखाना है कि मैं गद्दार नहीं हो सकता। मैं एक वफादार अम्बेडकरवादी हूँ, और मैं समाज के अपने मुद्दों के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन झुक नहीं सकता। मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। आपके घर पे पुलिस भी पहुंची और आपको थाने भी बुला लिया गया, क्या हुआ वहां? एक्चुअली पहले अभी 3 दिन पहले पुलिस आई, एक एसीपी और एसएचओ आए, और उन्होंने यहीं बैठकर मेरे को 4 सवाल पूछे। मैंने उनके चारों सवाल के जवाब दे दिए। फिर उन्होंने कहा कि सवाल थे? उन्होंने पहला सवाल पूछा है कि क्या ये प्रोग्राम अंबेडकर भवन पे हुआ था? मैंने कहा हाँ, अशोक विजयदशमी का सेलिब्रेशन दीक्षा दिवस के रूप में हमने मनाया था। उसने पूछा कि किस संस्था ने किया था? तो मैंने कहा मिशन जय भीम और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किया था। तीसरा उन्होंने पूछा कि क्या आप इस प्रोग्राम में मौजूद थे? मैंने कहा हाँ, मैं इस प्रोग्राम में मौजूद था। चौथा उन्होंने पूछा कि क्या इस प्रोग्राम की जानकारी आपकी पार्टी इसमें शामिल थी, अरविंद केजरीवाल जी इसमें शामिल थे, उनको जानकारी थी? मैंने कहा उनको कोई जानकारी नहीं थी, उनको पता भी नहीं इस प्रोग्राम का। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप साइन कर दीजिए। मैंने साइन कर दिया, वो चले गए।
और फिर अगले दिन मुझे बल्कि रात को मीडिया से पता लग रहा है कि मेरे को नोटिस आया है। मैंने कहा मेरे पास तो कोई नोटिस नहीं आया है। और सुबह यहाँ बहुत मीडिया वाले लोग आ गए, वो कह रहे थे आपको नोटिस आया है। मेरे को कोई नोटिस नहीं आया है। वो बयान ही ले रहे थे कि 11:55 पे एक पुलिस का ऑफिसर नोटिस लेकर आ गया। मैंने नोटिस, मेरे स्टाफ ने नोटिस ले लिया और मैंने खुद रिसीव किया उस नोटिस को। रिसीव करने के बाद 11:55 पे मुझे नोटिस मिला है। तब तक मैं ना नहाया धोया, सुबह से लोग इतने मिलने जुलने वाले आ रहे थे और मीडिया के लोग आ रहे थे। फिर मैं जल्दी जल्दी नहा धोकर एक रोटी मैंने खाई, नाश्ता भी नहीं किया था। मैं फिर थाने गया और थाने जाने के बाद जो इंस्पेक्टर थे, SHO, उन्होंने मेरे से सवाल पूछना शुरू किया। मैंने जवाब देना शुरू किया। जब उनके सवाल कंप्लीट हो गए, मैंने कहा आपके सवाल कंप्लीट हो गए तो मैं चलूँ साइन करके। उन्होंने कहा सर 1 मिनट रुक जाइए। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने फिर फ़ोन किया, आप कह रहे मैं DCP साहब से बात कर रहा हूँ। वो किससे बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, पर उन्होंने बताया कि मैं DCP साहब से बात कर रहा हूँ। और DCP साहब से बात करके उन्होंने कहा कि अभी DCP कह रहे हैं कि आप ये बयान हमें आके दिखा दो और गौतम साहब को वहीं बैठा के रखो। मैंने कहा देखिए आप मुझे जबरन तो बैठा नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, आपने मुझे बुलाया, ये नोटिस इलीगल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आ चुका है कि आप जब तक FIR दर्ज ना हो आप किसी को बुला नहीं सकते। फिर भी मैं कानून की इज्जत करता हूं और गैर कानूनी नोटिस पे भी आ गया हूं। वो आदमी अच्छे थे लेकिन उनका व्यवहार अच्छा था। उनके व्यवहार की वजह से सिर्फ मैंने कहा अच्छा ठीक है आप जाके दिखाइए। वो गए और मुझे पूरी उम्मीद है, जो मेरे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा, कि वो BJP मुख्यालय गए। मुझे पता है वहाँ उनकी पूरी टीम रही होगी, लीडर्स की भी रही होगी और उनके वकीलों की भी टीम रही होगी। उनके जो सीनियर वकील हैं वो में सब मेरे मित्र हैं, पहले हम लोग सब साथ वकालत में रहे हैं। उन्होंने उसको पूरा पढ़ा होगा और उन्हें लगा वो इसमें तो यार कुछ बात जो हम फंसाना चाह रहे हैं फंस नहीं रही है अरविंद केजरीवाल। तो उन्होंने फिर 3 सवाल और लिख कर भेजे। फिर वो SHO आए, तब तक मुझे वहाँ बैठे हुए 3 घंटे हो गए थे। वो आए, आने के बाद उन्होंने फिर 3 पहले 4 सवालों के जवाब दिए, हाँ, फिर आपने 3 सवालों के और जवाब दिए। ये जो 3 एडिशनल सवाल थे वो कौन से थे? उनमें एक सवाल तो था कि भाई ये जो 22 प्रतिज्ञाएं आपने दोहराई थी। मैंने कहा हाँ मैंने 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई थी, मैंने भी पढ़ी थी, हजारों लोगों ने पढ़ी थी, मैंने भी पढ़ी थी। और एक सवाल था उसमें उस बारे सारे जो प्रूफ के बारे में, तो मैंने उनको वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जो पब्लिश कराई गई हैं किताबें, जो डॉक्टर अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, उसका वॉल्यूम 17 और पुराना वाला और लेटेस्ट वॉल्यूम 40, जिसके अंदर ये 22 प्रतिज्ञाएं भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय ने छपवाई हुई हैं। और उस छपने पे उस लेटर भी लगा हुआ है मंत्री जी का। उस टाइम थावरचंद गहलोत केंद्रीय मंत्री थे। तो मैंने वो प्रूफ दिया। मैंने कहा देखो भारत की सरकार छाप रही इन 22 प्रतिज्ञाओं को। दूसरा प्रूफ मैंने उनको दिया कि देखो नागपुर की दीक्षा भूमि यही 22 प्रतिज्ञाएं शिलापट पे लगा के सरकार ने लगाई हुई हैं और वहाँ पे केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, ये उसका प्रूफ है। फिर लास्ट उनका ये एक सवाल हो रहा है। मैंने कहा हाँ पूछ लीजिए। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये 22 प्रतिज्ञाएं जो 14 अक्टूबर 1956 को जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दीक्षा ली और अपने लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दी, क्या वो 22 प्रतिज्ञाएं आज के दौर में भी प्रासंगिक हैं? मैंने कहा हाँ आज के दौर में भी प्रासंगिक है। और फिर मैंने उसको विस्तार से लिखवाया। वो चाहते नहीं थे लिखना विस्तार से। मैंने कहा एक एक शब्द लिखोगे तो साइन करूंगा। मैंने फिर वो सारे घटनाक्रम जो हमारे दलित समाज के ऊपर जाति की वजह से उत्पीड़न की घटनाएं घटी और आज भी घट रही है, चाहे उसमें रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में प्रवेश से रोका गया हो, चाहे अभी 1 साल के पहले की घटना, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, जो आपने जिक्र किया, एक IPS ऑफिसर जिसकी पत्नी IFS है, उसको शादी 150 किलोमीटर दिल्ली से सिर्फ राजस्थान में घोड़ी पर बारात निकालने पर धमकी दी कि अगर घोड़ी पर बारात निकाली तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चूंकि IPS थे, उन्होंने अपने शीर्षस्थ अधिकारियों को बताया, पूरे गांव को छावनी में तब्दील किया, तब कहीं जाके उसकी बारात निकली। और चाहे जितेंद्र मेघवाल की घटना हो, इंद्र मेघवाल की घटना हो, हाथरस की बेटी की घटना हो, लखीमपुर खीरी की घटना हो, प्रतापगढ़ की घटना हो, मध्य प्रदेश की घटना, सारी घटना बताते हुए मैंने सारा विस्तार से उसमें वर्णन किया। और फिर मैंने कहा ये सारी चीज़ें ये कंटिन्यूटी से बताती हैं कि लगातार जाति की वजह से उत्पीड़न जारी है, इसलिए आज भी ये 22 प्रतिज्ञाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस वक्त थी। सर लेकिन गुजरात की तरफ मुड़ते हैं जहां सारा हंगामा हुआ, पोस्टर लगा, क्या आपको लगता है कि वहां सिर्फ 7% वोट बैंक है दलितों का, इसलिए नहीं ये इस बार गलत पार्टी ने अबैंडन कर दिया आपको? वैसे वहाँ अनऑफिशियली बता दूं तो 10% वोट बैंक आज है और कम से कम 16% आदिवासी वोट बैंक है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोग बुद्ध को मानते हैं। क्योंकि उसी दिन
वहाँ आदिवासियों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने, दलितों ने, हजारों लोगों ने 4-5 जगह पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है गुजरात में। इन्होंने अपमान किया, बीजेपी ने अपमान किया है। बीजेपी ने वो 22 में से केवल 3 प्रतिज्ञा निकाली, उनका बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के पूरे गुजरात में छाप दिया। तो जिसको कोई नहीं पढ़ रहा था आपने पढ़ाया, तो आप भी तो अपमान कर रहे हो। हमने नहीं पढ़ाया किसी को, हमने तो दीक्षा लेते वक्त ग्रहण किए 22 प्रतिज्ञाएं। तुमने पूरे गुजरात में बड़े बड़े होर्डिंग लगा के छापा है, तुमने अपमान किया है। और पूरे गुजरात की जनता देख रहे हैं, आप रिजल्ट देखना, गुजरात के लोग अब बेहद समझदार हैं। वो पहले से प्रताड़ित है बीजेपी राज से, ये गुंडागर्दी का, दादागिरी के राज से प्रताड़ित है। तो मुझे पार्टी जहां भेजेगी मैं जाऊंगा, और अन्यथा मैं अपने समाज के काम के लिए तो जाऊंगा ही पूरे देश में। उसमें तो आपको ये आखिरी सवाल है कि अगर गुजरात नहीं होता तो क्या लगता है कि राजेंद्र पाल गौतम आज मंत्री होते, या यूपी चुनाव होता तो, या यूपी चुनाव होता तो, जहां पर दलित वोटर ज्यादा थे, और जहां दलित वोटर, तो ये क्या पॉलिटिक्स हो रही है आपके साथ? फिर ये मुद्दा नहीं बनता, और ये मुद्दा नहीं बनता तो शायद मैं मंत्री रह के अपने उस लड़ाई को, अपने दलित पिछड़े आदिवासी को ऊपर होने वाले अत्याचारों की मुक्ति की लड़ाई जो मैं पहले से लड़ रहा था, उसको मैं और तेज करता, लेकिन फिर शायद इस्तीफे की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुझे पता है मुझे क्या निर्णय कब लेना चाहिए, किस चीज़ में देश का भला है, किस चीज़ में मेरी पार्टी का भला है, ये मैं बेहतर जानता हूँ। मैं सभी धर्मों की आस्था की इज्जत करता हूँ, सबकी मान्यताओं की रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। मैं बुद्ध के धर्म को मानता हूँ, मेरी उनके प्रति आस्था है। जब मैं अपनी आस्था को इज्जत चाहता हूँ तो मैं दूसरे की आस्था को ठेस कैसे पहुंचा सकता हूँ? तो आप खुद भी मान रहे हैं कि यूपी में आपका इस्तीफा, यूपी चुनाव होता तो आपका इस्तीफा पार्टी को, मतलब मंत्री पद में बने रहना पार्टी को सूट करता, और गुजरात में सूट नहीं कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मुद्दा नहीं बनता तो मैं मंत्री रह के अपने काम को आगे बढ़ाता। चूंकि ये अपमानित करने का काम किया है अरविंद केजरीवाल को, मेरी पार्टी को, मेरे समाज को, और गुजरात की जनता को जिस तरह बड़े बड़े पोस्टर लगा के उन्होंने केवल 22 में से 3 प्रतिज्ञा लगा के उन्होंने, मैं समझता हूं उन्होंने खुद हिंदू धर्म का अपमान किया है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े भी और बड़ी बेबाकी से आपने तमाम विषयों पर, तमाम सवालों पर अपने राय भी रखी। और अब शायद एक तरीके से कह रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम की वो एकलव्य है, और एकलव्य को पहले भी बहुत सारी उन्हें नुकसान हुआ और नुकसान उठाना पड़ा, और शायद यही वजह है कि आज की तारीख पे राजेंद्र पाल गौतम जो खुद को एकलव्य मानते हैं, उन्हें भी कुछ कुर्बानियां देनी पड़ी। कह रहे हैं पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी को नुकसान होता तो ये एक राजनीतिक विषय था जो इनकी का इस्तीफा हुआ। तो राजनीतिक मजबूरियां बनाम दलित राजनीति किस तरफ जाएगा, ये पूरा विमर्श, ये पूरा मामला पुलिस कहां ले जाएगी, ये सब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन फिलहाल स्थिति यही कि अब राजेंद्र पाल गौतम मंत्री नहीं, भूतपूर्व मंत्री होने की कगार।